हेलो स्टूडेंट्स, हेलो विद्यार्थियों, हेलो दोस्तों। सेकंड ग्रेड के बारे में अपन चर्चा चल रही थी, क्योंकि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और हमने एक पार्ट इसका पढ़ भी लिया है। और आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए इस पेपर का, जो आरपीसी 2018 शिक्षक भर्ती जो सेकंड ग्रेड का हो रखा है पेपर, उसका एक ग्रुप का पेपर अपन जीके का सोल्व कर रहे हैं। 1 से 50 तक हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। थोड़ा 2 दिन थोड़े बिजी थे, आज वापस लेके आए। वैसे वीडियो अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो अब अपन चलते हैं सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। 51 नंबर जो क्वेश्चन है अपना देखिए। भारत के संविधान में महान्यायवादी के बाद के पद का विचार किस देश से लिया गया था? भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है? तो इसमें दोस्तों याद रखना, ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन में। अगला सवाल देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है भाई? 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 को याद रखना है। अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर अपन ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है 21 मार्च 1994 को हुआ था ये यूएनएफसीसी, ये ठीक है ना। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल कितना रहा था? ये बात सितंबर 2018 तक की है भाई, ठीक है ना। सितंबर 2018 तक कितने वर्ष तक ये कार्यकाल रह चुका है? तो आपको याद रखना है इसमें 14 वर्ष तक। कितने वर्ष तक है? 14 वर्ष हो गए इसको कुल कार्यकाल। फिर देखिए नंबर 55 क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के जो ये सदस्यों की जो चयन समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता याद रखना ये मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। ये आरपीसी की आंसर की के अनुसार है दोस्तों, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। फाइनल आंसर की जो 2018 की जो थी उसके अनुसार अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? ये किसने चिंता व्यक्त की थी? तो ये व्यक्त की थी आपके एलन ग्लेड हिल ने। किसने व्यक्त की थी? एलन ग्लेड हिल की। किसकी? एलन ग्लेड हिल की। 57 में देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? बहुत अच्छा दोस्तों, यानी 1935 में किस समुदाय को इसमें आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन की स्वतंत्रता नहीं दी थी? तो वो था आपके पारसी। क्या था? पारसी। याद रखना है, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, इनको प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? 58 में आपके ये याद रखना है, जून 1968 में। कब स्वीकार किया गया था? जून 1968 में, ठीक है। फिर देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे? यानी 3 ऐसी पुस्तक है जिनके तो अम्बेडकर आपके पुस्तक के लेखक थे और एक में आपके नहीं थे। वो थे आपके ये वी दी पीपल, ये आपके दूसरे लेखक की है। बाकी जो देखो आपके द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया और पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा हिज एंड हिज धम्मा, ये सभी आपके BR अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आंसर आपको बताता हूँ मैं डायरेक्ट ही, रामन और लोहिया अपवाद सिद्धांत, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है, यानी जयप्रकाश के विचार संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और MN रॉय नव मानववाद, ठीक है।
फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं। सरकारी आयोग के सदस्य कौन रहे थे, तो ये अपन देखते हैं इसमें सरकारी आयोग के सदस्य कौन रहे हैं। तो इसमें याद रखना आपको बी शिवा रमन रहे थे। कौन रहे थे, बी शिवा रमन, ये सरकारी आयोग के सदस्य रहे थे। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्म संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है, तो कथन पूछा गया दोस्तों, ऐसे कथन आएंगे सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो ये कथन दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी। 63 में देखिए, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 2018 में राज्य सरकार उस समय कौन थे, मुख्यमंत्री आपका वसुंधरा राजे थी, अभी आपके अशोक गहलोत हैं। ठीक है, तो मुख्य सचिवों की सही समूह हैं 2013 से लेकर के 2018 में मुख्यमंत्री जो रहे थे, तो उस समय मुख्य सचिव कौन रहे थे, तो इसमें रहे थे आपके, देखो मुख्य सचिव एक तो आपके राजीव महर्षि रहे, CS राजन रहे और अशोक जैन। ये 2013 से लेकर 2018 तक आपके मुख्य सचिव रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है। 123 समझौता एवं हाइड एक्ट ये किससे संबंधित है, तो ये आपके याद रखना है, ये है भारत अमेरिका SNA परमाणु समझौता। किससे है, भारत अमेरिका SNA परमाणु समझौता से। 123 ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ग्राम सभा के सदस्य आपके कौन कौन होते हैं, तो ये याद रखना है, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। कौन होते हैं, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। फिर है अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया। 66 में देखिए, तो इसमें याद रखना है 599, कितने गांव, 599 को इंद्रधनुष में शामिल किया गया था। ठीक है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्तरवाल का संबंध किससे है, खेल से संबंधित करंट अफेयर्स का है ये, तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। तो ये दोनों ही आपके निशानेबाजी से थे, किससे थे, निशानेबाजी से। ठीक है, फिर अगला देखो 68 नंबर, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए, तो 68 में आपको याद रखना है जैसलमेर जिले से। कहाँ से प्राप्त हुए थे, जैसलमेर जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले थे अभी। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ, करंट का है ये आपके। ठीक है, तो ये हुआ था उदयपुर में। कहाँ हुआ, उदयपुर में। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ था, उदयपुर में। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है, तो आपको पता ही होना चाहिए, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, या कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पर है ये, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स टाइगर ये फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला जाएगा, डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा, तो ये याद रखना है सीकर में। कहाँ खोला जाएगा, सीकर में। ठीक है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहाँ पर किया था, तो ये याद रखना है जयपुर में किया था। कहाँ पर किया था, जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गंगा राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूर्त भंडार मिले हैं, पोटास के कहाँ पर मिले हैं, तो पोटास के याद रखना है आपको, एक तो बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में पोटेशियम के आपके भंडार मिले हैं। ठीक है,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया था। अब इसमें भी आपके देखो, पहले वहाँ पोटास का था, तो अब है जो आपके स्वर्ण भंडार कहाँ पर मिले हैं। स्वर्ण भंडार मिले हैं उदयपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे है। ये वापस खेल से संबंधित आ गया। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है जेवेलियन थ्रो से। किससे हैं? जेवेलियन थ्रो से। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो ये याद रख लेना, सीधा कथन सत्य वाला ये 4 नंबर सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, तो ये घटने वाली बात है ना, ये खनिज उत्खनन का वो बात गड़बड़ है, तो ये आपका वो इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी सब सही कथन है। ठीक है, ये याद रखना है। 76 नंबर। फिर अगला देखिए, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है। तो इसमें आपको याद रखना है 72 में 77 है ना, तो इसमें आपको याद रखना है पूंजी उपभोग भत्ता। पूंजी उपभोग भत्ता याद रखना है, ये अधिक रहता है हमेशा भाई। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है तृतीय योजना में। कब? तृतीय योजना में ये स्थिति रही थी कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा आपके कम रही थी, न्यूनतम रही थी। 79 देखिए, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। 79 में 2014-15 में ये ऋणात्मक रही थी। कब रही थी? 2014-15 में। ये करंट के चलते हैं सवाल। ठीक है, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई। सबसे ज़्यादा कमी दर्ज कट कराई, तो आ कराई आपने हमेशा उड़ीसा मई ने कराई। कट कराई भाई उड़ीसा में। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। ये साइकोलॉजी के सवाल आए भैया। ठीक है, तो 81 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये आता है आपके सामाजिक प्रेरक। कौन सा प्रेरक है ये? प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रतिष्ठा सामाजिक से संबंधित होती है। अगला सवाल देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वे प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों, भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके व्यक्तिक अध्ययन विधि। कौन सी विधि? व्यक्तिक अध्ययन विधि। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है तो ध्यान रखना भाई, इसमें सम्मिलित नहीं है। अनुभवात्मक कौन सी शामिल नहीं है? अनुभवात्मक शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है बांडुरा में। अवदान, धारणा, अभिप्रेरणा, ये सब है जो बांडुरा के अवलोकन में शामिल हैं, अनुभव शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का कौन सा संकेत है? तो ये याद रखना है, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये आपके किसका है? उच्च बुद्धि का संकेत है। यानी कोई गलती कर पा तो गलती को दोबारा मौका नहीं देवनो, है ना। 85 देखिए, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की ये यांत्रिकी कहलाती है, आलोचना करे जगह, है ना। तो इसमें याद रखना है प्रक्षेपण। ये विधि कौन सी होती है? प्रक्षेपण विधि अपनाते हैं वो। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया। व्यक्तित्व का ये सिद्धांत कहलाता है। शेल्डन को याद रखो, मनुष्य से आयाम 3 प्रकार बांटिया वो, गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में। ठीक है, और वो कहलावे कहीं है, वो कहलाए प्रारूप सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत कहलाए। क्या सिद्धांत कहलाए? प्रकाश सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं बताना है। ठीक है, तो सही नहीं है, पर मैं जाता हूँ सीधा आपके 87 पर, वो हो जाएगा आपके सीधा 4th नंबर। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। यानी प्रौढ़ का तो कटु जल्दी भाई, प्रौढ़ तो हर बात ने
सोच समझ कर किया करे, बालक रहा है जो को फटाफट या करे ना, समय चेंज या करे। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है आपके टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के लिए, सृजनात्मकता, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो वो सम्मिलित नहीं है आपके कौन सा, एक लंबी कविता को याद करना, ये संबंधित नहीं। कविता लंबी कविता याद करना भी रोका मतलब है, बाकी तो सब है ना कल्पना के तरविया करें, ठीक है, सर्जना में आ जाए। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है? तो वो होती है बाल्यावस्था में। किस में होती है? बाल्यावस्था में, ठीक है। 89 में बाल्यावस्था याद रखना है। फिर देखो 90 में केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। मुक्त बुद्धि परीक्षण केटल का किस प्रकार का परीक्षण है भाई? तो ये याद रखना है, अशाब्दिक परीक्षण। मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार कौन सा है? अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे ज़्यादा बढ़िया किशोरी धीमी गति में सीखे जकर वास्ते बे के वास्ते याद रखना उपचारात्मक विधि काम आवे। उपचारात्मक शिक्षण करवानो बेने, किसो करवानो? उपचारात्मक, जन वैसे ही सीख सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है भाई? वो है आपके विकास एक संचयी प्रक्रिया है। क्या सही है? विकास एक संचयी प्रक्रिया है भाई, ये सही है कथन। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। एक अध्यापक के लिए क्या निहितार्थ है मनोविज्ञान का? तो ये हो जाएगा आपके इसमें बालकों या विद्यार्थियों को सही समझ लेवे नहीं, जन पच बनी क्लास में क्या नहीं पढ़ा सका आप कहीं, ठीक है। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, वो किस उदाहरण रही भाई? हैं, क्या बात कही है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये उदाहरण कैसा है? तो ये उदाहरण है भाई आपके सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। किसका है? सामाजिक निर्मितवादी उपागम का है ये। 95 देखो, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकर्ता की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वे ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है ये 95 में? तो ये उदाहरण है आपके केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का है। ये वो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित हैं, ठीक है। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती हैं। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया? इसका विकास किया था आपके रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने। किसने किया था? रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे चलो। 97 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? प्रकृति से संबंधित कौन सा विज्ञान नहीं है? वो है आपके एक मान के सिद्धांत। ये प्रकृति से संबंधित नहीं है, बाकी सब है मान के विज्ञान है, ये बात उससे संबंधित नहीं है। 98 मिलान करना है। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण किसने दिया? व्यवहारवाद किसने दिया? गेस्टाल्ट किसने दिया? और निर्मितवाद किसने दिया? तो ये दोस्तों सब आते हैं आपको, है ना भाई। देखो, मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। व्यवहारवाद का दिया था व्यवहारवादी और गेस्टाल्ट वर्दीमर। निर्मितवादी ये विगोटस्की, ये हल, ये आ जाएंगे। तो इसमें मिलान करके देखते हैं अपन कौन सा आ जाएगा है। 98 में थर्ड ऑप्शंस कौन सा आ जाएगा? थर्ड। देखो, एक में सी, ये सिगमंड फ्राइड आ गया, और 2 में ए व्यवहारवाद किसने दिया? हल ने। गेस्टाल्ट ये दिया था मैक्स वर्दीमन ने। निर्मितवाद लेव वाइगोट्स्की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये कहलाता है कौन सा? आनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? आनुक्रमिक स्थानांतरण। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है?
तो वो उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है? समस्या से बचने के लिए सलाह देना, सलाह काम होनी है, मेरी सहायता करनी हमेशा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमने 100 क्वेश्चन पूरे